3 साल पहले मुझे स्कूल की एक शाम प्यारी लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन फिर हमारे बीच एक झगड़ा हुआ और मैंने कभी जाकर बात ठीक करने की कोशिश नहीं की। उस ठंडी दूरी के दौरान मैंने उसे दूसरे लड़कों के साथ हंसते बोलते देखा। मैंने उससे कभी कुछ पूछा भी नहीं और फिर अगले ही दिन मुझे एक गुप्त रिसर्च मिशन पर भेज दिया गया। मेरी पहचान पूरी तरह छुपा दी गई। 3 साल बाद जब मैंने अपना राष्ट्रीय मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया तो मेरे दिल में बस एक ही सवाल था, क्या हमारा रिश्ता सच में खत्म हो गया था? जब मुझे पता चला कि सेरेना हार्पर अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो मैं MIT में प्रोफेसर बन सकता था, लेकिन मैंने कोलंबिया को चुना। एक साधारण फ्रेशमैन बनकर मैं फिर से उसके करीब आना चाहता था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन वेलकम एरिया में सेरेना चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी थी। वो बस शांत बैठी थी, लेकिन फिर भी वहाँ से गुजरने वाले हर नए छात्र की नजर उसी पर टिक जाती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिया चैन मुस्कुराई। सेरेना, सच में तुम अपने टाइटल की हकदार हो, पूरे कोलंबिया की सबसे खूबसूरत लड़की। देखो उन फ्रेशमैन लड़कों को, तुम्हें देखते ही उनकी नजरें तुम पर जम गई है। आज के बाद पूरा कैंपस तुम्हारे बारे में बात करेगा। नॉर्थ गेट के बाहर स्ट्रीट फूड खाना, रात को साथ में स्नैक्स खाना, क्या ये किसी रिश्ते से ज्यादा खूबसूरत नहीं? लेकिन ये कहते ही सेरेना की आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई, क्योंकि यही बातें उसने सालों पहले उस लड़के से कही थी। कितनी अजीब बात है, आज भी इस भीड़ में कई चेहरों की आंखें उसकी जैसी लगती है, नाक भी वैसी ही, लेकिन वो खुद कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसी आवाजें जो उसकी आवाज जैसी लगती थी, उनमें से कोई भी असल में वो नहीं था। मिया ने सेरेना की आंखों में उदासी देखी और तुरंत परेशान हो गई। सेरेना, तुम अभी भी उस बॉयफ्रेंड के लिए तो नहीं तड़प रही हो जैसे तुमने 3 साल पहले खो दिया था? भले ही तुम 3 साल तक उसके लिए शोक मनाती रही हो, लेकिन अब वे 3 साल बीत चुके हैं। सेरेना अपनी रूममेट की चिंता समझ गई और आसानी से मुस्कुरा दी। बात असल में ये नहीं है कि मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ, बात बस इतनी है कि अभी मैं खुद को किसी और को पसंद करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसने मिया का हाथ पकड़ा और जोर देकर कहा, ठीक है, अब यहाँ खड़े होकर ख्यालों में खोना बंद करो। नए स्टूडेंट्स किसी भी पल पहुँचने ही वाले होंगे। क्या तुम गेट पर उनका स्वागत करने नहीं जा रही हो? किसी पता, शायद इस साल कुछ ऐसे प्यारे लड़के आए जो तुम्हारी नजर में आ जाए। मिया की आंखें तुरंत चमक उठी। सही बात है। फिर वो जल्दी से स्वागत क्षेत्र से निकलकर नए स्टूडेंट्स का स्वागत करने के लिए कैंपस के गेट की ओर चल पड़ी। सेरेना ने एक हल्की सी आह भरी। पहला प्यार, कोई इसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है? उस समय बस एक बार पीछे मुड़कर देखने के साथ ही वो सेरेना की पूरी जवानी अपने साथ ले गया था। उसकी थोड़ी नम आंखें तेजी से झपकी और उसे लगा जैसे वो उन दिनों में वापस पहुंच गई हो, जब लिटरेचर क्लास में चुपके से चिट्ठियां पास की जाती थी, स्टडी हॉल में गानों के बोल हाथ से लिखे जाते थे, मैथ क्लास में ऊँघ आ जाती थी और उन 10 मिनट के ब्रेक में जहाँ वो अब भी खूबसूरत सपने देख सकती थी। कुछ ही देर में एक हल्की हवा का झोंका आया जिसने लड़की की कनपटी के पास लटकते लंबे बालों को बिखेर दिया। सेरेना ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर पछतावे का एक ऐसा निशान था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। काश तुम अभी भी यहाँ होते, कितना अच्छा होता। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट। मैं अपने सूटकेस के साथ खड़ी थी और अपने सामने लिखे सुनहरे अक्षरों को ऊपर की ओर देख रही थी। मेरा दिल, जो ठहरे हुए पानी की तरह शांत था, अचानक लहरों से हिल उठा। उस समय मैं बिना अलविदा कहे चला गया था। उसका दिल जरूर टूट गया होगा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गेट से अंदर कदम बढ़ाया। जिस पल मैंने कैंपस में कदम रखा, मेरे आसपास मौजूद कई लड़कियों का ध्यान तुरंत मेरी ओर चला गया। हे भगवान, जरा उसे देखो, वो नया स्टूडेंट कितना हैंडसम है। क्या इसी को कहते हैं बिना किसी कोशिश के हैंडसम? मैंने अपने आसपास हो रही बातों को नजरअंदाज किया और अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाया था कि मिया, जिसने नए स्टूडेंट्स के ओरिएंटेशन के लिए वॉलंटियर वाला आर्म बैंड पहना हुआ था, तेजी से मेरी ओर बढ़ी। हे नए स्टूडेंट, मैं रजिस्ट्रेशन में मदद करने वाली एक वॉलंटियर हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि साइन इन कहाँ करना है। मैंने मना नहीं किया, वैसे भी मैं कैंपस से परिचित नहीं था। शुक्रिया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। कुछ कदम चलने के बाद मैं मुड़ा और पूछा, हे, क्या तुम सेरेना हार्पर नाम की किसी सीनियर स्टूडेंट को जानती हो? बेशक जानती हो। मिया ने तुरंत सिर हिलाया, मजाक करते हुए। वाह, एक नए स्टूडेंट के हिसाब से तुम्हारे पास काफी अच्छी जानकारी है। तुम अभी अभी यहाँ आए हो और तुम्हें कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की के बारे में पहले से ही पता चल गया है। तो क्या तुम्हें हमारी कैंपस ब्यूटी सेरेना में दिलचस्पी है? मैं मुस्कुराया। सेरेना और मैं एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। असल में उसी की वजह से मैंने कोलंबिया आने का फैसला किया। मिया थोड़ी हैरान दिखी।
देखी और उसने मुझे एक समझदारी भरी नजर से देखा। उसकी तारीफ में उसके पीछे पीछे यहाँ आ गए, है ना? आजकल के बच्चे भी कमाल के होते हैं, लेकिन चूंकि तुम उसी हाई स्कूल में पढ़े हो तो तुमने शायद सुना ही होगा कि सेरेना के साथ क्या हुआ था, है ना? मैं उलझन में पढ़कर रुक गया। हाई स्कूल में सेरेना हमेशा से एक आदर्श छात्रा रही थी, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की होने के साथ साथ अपनी क्लास में सबसे आगे रहने वाली। मुझे सच में नहीं पता था कि उसके बारे में और क्या जानने लायक हो सकता है, सिवाय इसके कि वो हमारी क्लास में हमेशा दूसरे नंबर पर आती थी। शायद इसलिए क्योंकि पहले नंबर पर हमेशा मैं ही रहता था। तभी मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने मियाँ की तरफ माफी भरी नजर से देखा। माफ करना, मुझे ये फोन उठाना होगा। मियाँ को हाथ से मना करते देख मैंने फोन उठाया। प्रोफेसर लुकास, मैं कैलाहन रीड बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी की खुश मिजाज आवाज सुनाई दी। कैलाहन, मुझे बहुत अफसोस है। हमारी मूल योजना के अनुसार मुझे तुमसे गेट पर मिलना था, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट में अचानक कोई काम आ गया और मैं वहाँ से निकल नहीं पाया। मैं सच में माफी चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है, मैं ठीक हूँ। मैं अब अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने ही वाला हूँ। प्रोफेसर लुकास ने बात जारी रखी, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी रिसर्च की विशेषज्ञता को देखते हुए तुम आसानी से किसी भी डॉक्टोरल उम्मीदवार की जगह ले सकते थे। तुमने अचानक अंडर ग्रेजुएट करने का फैसला क्यों किया? मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो मैं हमेशा देता था, जब भी तुम चीजों को समझ जाओगे। उन्होंने कहा, मैं तुरंत अपने से ऊपर के अधिकारियों को इसकी जानकारी दूंगा। तुम्हें कोलंबिया में मानद प्रोफेसर बनाने के लिए मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि हम तुम्हें जो प्रस्ताव देंगे वो किसी भी दूसरे विशेषज्ञता के प्रस्ताव से बेहतर होगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस बारे में बाद में बात करते हैं प्रोफेसर, पहले मुझे थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए। प्रोफेसर लुकास ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर तुम आगे बढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। भले ही मैं अभी कैंपस में मौजूद नहीं हूँ, अगर तुम्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे सीधे फोन कर लेना। और सिर हिलाया। जरूर, जब आप वापस आएंगे तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर मैंने फोन काट दिया। कुछ ही देर में मियाँ मुझे नए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन एरिया में ले गई। उसने चारों ओर देखा और पाया कि सेरेना, जो वेलकम एरिया में बैठी थी, अचानक गायब हो गई थी। मियाँ थोड़ी निराश दिखी और मेरी ओर मुड़ी। माफ करना नए स्टूडेंट, सेरेना को शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा, तुम अभी उससे नहीं मिल पाओगे। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, मुझे मौका जरूर मिलेगा। ये सुनकर मियाँ का चेहरा तुरंत खिल उठा। कल नए स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेशन मीटिंग है, तब तुम उससे जरूर मिल पाओगे। जाओ पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैंने सिर हिलाया और डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन टेबल की ओर चल दिया। एडमिशन लेटर से अपनी जानकारी मिलाने, नए स्टूडेंट्स की लिस्ट में अपना नाम ढूंढने और साइन करने के बाद मुझे अपने डॉर्म की चाबी और स्टूडेंट आईडी मिल गई। फिर मैं हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद सेरेना किसी के साथ मियाँ के पास पहुंची। मियाँ तुरंत दौड़कर सेरेना के पास गई। सेरेना, तुम्हारी टाइमिंग इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस साल हमारे स्कूल में एक बहुत ही हैंडसम नया स्टूडेंट आया है और उसने कहा कि वह उसी हाई स्कूल में पढ़ता था जहाँ तुम पढ़ती थी। मैं तुमसे कह रही हूँ, वह पक्का तुम्हारी वजह से ही यहाँ आया है। रुको, मुझे अभी डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। सेरेना ने कहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें उसे डेट करना ही है, लेकिन क्योंकि वह तुम्हारे ही शहर का नया स्टूडेंट है तो तुम्हें कम से कम थोड़ी हमदर्दी तो दिखानी चाहिए। तुम उससे कल के ओरिएंटेशन में मिलोगी। फिर मियाँ ने पूछा, उस नए स्टूडेंट का नाम कैलाहन रीड है मुझे लगता है। क्या ये नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद आया? जिस पल मियाँ ने ये शब्द कहे, सेरेना का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसकी आवाज भी कांपने लगी। तुमने उसका नाम क्या बताया? मियाँ ने हैरानी से पूछा। उसका नाम कैलाहन रीड है। क्या कुछ गड़बड़ है? सेरेना ने अपना सिर हिलाया और उस पर निराशा छा गई। नहीं, कुछ नहीं। वो किस तरफ गया? मियाँ ने उस दिशा में इशारा किया जिधर मैं गया था। जब सेरेना की नजर उस तरफ गई तो मैं अभी अभी एक छोटी सी गली में मुड़ा था, लेकिन उस एक पल में सेरेना को लगा कि उसने सालों पहले देखे उस लड़के की परछाई देखी है। लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये कोई और है जिसका नाम बस वही है, बस नाम वही है, कद काठी वैसी ही है। आखिर में सेरेना का शरीर कांप उठा और उसने अपने वे कदम पीछे खींच लिए जो उसके पीछे भागने के लिए बेताब थे। दूसरी तरफ मैं चाबी पर लिखे कमरे के नंबर को देखते हुए हॉस्टल की बिल्डिंग तक पहुंच गया। मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां मैं अपने कॉलेज के साल बिताने वाला था। कुछ ही देर में मेरे दूसरे रूममेट भी आ गए। हम चारों ने अपनी उम्र के हिसाब से अपना क्रम तय कर लिया। टाइलर यांग सबसे बड़ा था, मार्कस डोंग दूसरे नंबर पर, मैं तीसरे पर और लियो वू चौथे नंबर पर था। मार्कस मुस्कुराया। हम सबका अलग अलग जगहों से एक साथ आना आसान नहीं है। मैं डीसी से हूँ, इसलिए मुझे ये इलाका काफी अच्छे से पता है। आज मेरी तरफ से ट्रीट है, क्यों ना हम सब साथ में डिनर गए? टाइलर ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बस बिल आपस में बांट लेंगे। लेकिन क्योंकि तुम इस इलाके को जानती हो इसलिए रेस्टोरेंट तुम ही चुनो। मैंने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। 3 साल तो पहले ही बीत चुके थे, अब एक और दिन की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ लड़कियों के हॉस्टल में मियाँ एक प्यारी सी मुस्कान
मुस्कान के साथ उछलती हुई सेरेना के पास पहुंची। सेरेना, आज रात हम खाने में क्या लें? सेरेना ने एक पल सोचा, फिर बोली, चलो हम डाइनिंग हॉल ही चलते हैं। मैंने सुना है कि पहली मंजिल पर नई स्टीम्ड मछली बहुत बढ़िया है। मिया ने मुंह फुलाया, हम अभी अभी कैंपस लौटे हैं और तुम्हें डाइनिंग हॉल का खाना चाहिए? हम पूरे दिन व्यस्त रहे हैं। चलो उत्तरी गेट के बाहर टहलने चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता है या नहीं, और साथ में कुछ फल भी ले लेंगे। सेरेना ने उसे घूर कर देखा। मुझे लगता है कि तुम बस बाहर जाकर नए फ्रेशर्स को देखना चाहती हो। मिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। सेरेना अपनी बाकी दो रूममेट्स की तरफ मुड़ी। तुम लोगों का क्या ख्याल है? क्या तुम लोग भी साथ चलना चाहोगी? दोनों लड़कियों ने तुरंत सिर हिला दिया। जरूर। सेरेना ने मिया की तरफ देखा और कहा, ऐसा लगता है जैसे पूरी गर्मियों के बाद हमारे कमरे के लोग बहुत समय बाद एक साथ बाहर निकल रहे हैं। तो चलो फिर। थोड़ी ही देर में वे सब तैयार हो गई और वे चारों लड़कियों के हॉस्टल से बाहर निकल पड़ी। लगभग उसी समय मेरे कमरे से हम चारों भी उत्तरी गेट के बाहर वाली फूड स्ट्रीट पर पहुंच गए और जल्दी ही बैठने के लिए एक बारबेक्यू की दुकान ढूंढी। ठीक उसी पल मिया ने सेरेना की कलाई पकड़ी, चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर तुरंत सेरेना और बाकी दोनों से कहा, लड़कियों, तुम लोगों का क्या ख्याल है? हमें खाने के लिए किस जगह जाना चाहिए? बाकी दो लड़कियों ने सिर हिलाया। हमें किसी भी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिया ने अपनी नजर अपनी बगल में खड़ी सेरेना की तरफ घुमाई। सेरेना ने बेपरवाही से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें तेजी से आसपास के इलाके का जायजा लेने लगी और अचानक उसका पूरा शरीर जम सा गया। हमारी एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट के सामने मैं टाइलर और दूसरों के साथ खड़ा था और हम उस बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उस पल सेरेना का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उसकी खूबसूरत आंखें उस रेस्टोरेंट पर टिकी हुई थीं, जिसमें मैं अभी अभी घुसा था। वो अपनी सांस रोके हुए थी और उस समानता को देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ये समानता बहुत ही अजीब थी। आज सुबह दिखी उस परछाई की झलक से बिल्कुल अलग। उसे ऐसा लगा जैसे उसने सचमुच एक ऐसे नौजवान को देखा हो जो हूबहू कैलाहन रीड जैसा दिखता था। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उसकी यादों से पूरी तरह मेल खाते थे। एक साफ सुथरी सफेद टी शर्ट, फिटिंग वाली गहरी रंग की जीन्स और छोटे छोटे बिखरे हुए काले बाल जो किसी अजीब वजह से बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं लग रहे थे। उस एक पल में सेरेना को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने वाला हो। वो अब भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि कैलाहन मर चुका है। मिया ने सेरेना की कलाई हिलाते हुए पूछा, सेरेना, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? तभी सेरेना असलियत की दुनिया में वापस लौटी और उसने मिया तथा बाकी लोगों की तरफ देखा। चलो बारबेक्यू खाते हैं। गर्मियों की रातें, बारबेक्यू और बियर, यह तो एकदम जबरदस्त मेल है। मिया और बाकी लोगों को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। फिर सेरेना धीरे धीरे उन्हें उसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट की तरफ ले जाने लगी जिसमें मैं अभी अभी घुसा था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। क्या इस दुनिया में सचमुच कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो हूबहू उसके जैसा दिखता हो? या शायद उस पल पिछले 3 सालों से जमा हुआ उसका दिल धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा था। भले ही यह एक झूठी उम्मीद हो या फिर एक बेवकूफी भरी कल्पना, लेकिन उसे उस लड़के को देखना ही था जो हूबहू कैलाहन रीड जैसा दिखता था। वही कैलाहन जो उसकी यादों में बसा हुआ था। अब तक हम बाकी लोग पहले ही अंदर जा चुके थे। बैठने के लिए एक अलग कमरा ढूंढकर मैंने बेपरवाही से मेन्यू उठाया और उसके कुछ पन्ने पलटे। फिर मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। मैं पहले वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम लोग तब तक अपना ऑर्डर दे दो। दूसरी तरफ सेरेना और मिया का ग्रुप भी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुका था। उन्होंने बैठने के लिए एक कोने वाली जगह चुनी और रेस्टोरेंट के मालिक को अपने पास बुलाया। मेन्यू मिलने के बाद सेरेना ने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग तब तक अपना ऑर्डर दे दो। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी किसी ऐसे इंसान को देखा जिसे मैं जानती हूँ। मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। मिया की आंखें चमक उठी। कोई जिसे तुम जानती हो? कोई हैंडसम लड़का तो नहीं है ना? सेरेना ने अपनी आंखें घुमाई। जाओ, पहले बस ऑर्डर कर दो। फिर वो वही खड़ी हो गई और पूरे रेस्टोरेंट पर नजर दौड़ाई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास मौजूद सभी लोग अजनबी थे। उसके चेहरे पर तुरंत निराशा छा गई। फिर उसने गहरी सांस ली और एक एक करके जल्दी से हर प्राइवेट कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। जब उसे वो जाना पहचाना चेहरा कहीं नहीं दिखा तो वो निराश होकर बाहर निकल आती और बार बार कहती, सॉरी, गलत कमरा। आखिर में सेरेना ने टाइलर के प्राइवेट कमरे का दरवाजा खोला। सेरेना को अंदर आते देख टाइलर और बाकी लोगों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। सेरेना सेरेना ने टाइलर और बाकी 2 लोगों को देखकर थोड़ी
थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हे दोस्तों। फिर उसकी नजर मेज पर रखी 4 प्लेटों पर पड़ी और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम लोगों के साथ कोई और भी है? टाइलर ने तुरंत जवाब दिया, हमारा तीसरा रूममेट बाथरूम गया है। सेरेना ने सिर हिलाया और उन्हें सॉरी कहते हुए देखा। उसके लिए सॉरी? मुझे लगा कि मैंने किसी जाने पहचाने इंसान को देखा है, इसलिए मैं गलती से इस कमरे में आ गई। फिर वो जल्दी से उस प्राइवेट कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी उसने एक सफेद टी शर्ट पहने लड़के को पास से गुजरते हुए देखा। उसी पल सेरेना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने एक गहरी सांस ली। वो धीरे धीरे उस लड़के के पीछे गई और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़का तुरंत मुड़ा और जब उसने देखा कि ये सेरेना है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। हे सेरेना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? सेरेना के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसके लिए सॉरी, मैं तुम्हें कोई और ही समझ बैठी थी। मुझे सच में बहुत अफसोस है। सेरेना ने बार बार माफी मांगी। आखिर में वो धीरे धीरे वापस उस जगह गई जहाँ मिया और बाकी लोग बैठे थे। मिया ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम तो बस थोड़ी देर टहलने गई थी, लेकिन वापस ऐसे लौटी हो जैसे तुम्हारी जान ही निकल गई हो। सेरेना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने मेज पर रखी ठंडी बियर की बोतलों की तरफ देखा। इस सेमेस्टर में ये पहली बार है जब हम सब साथ में बारबेक्यू के लिए बाहर आए हैं। चलो पहले कुछ ड्रिंक्स पीते हैं, मैं शुरुआत करती हूँ। उसने एक बियर की बोतल खोली और अपना गिलास अपर तक भर लिया। फिर सेरेना ने अपना सिर पीछे की तरफ झुकाया। एक के बाद एक घूंट भरते हुए उसने पूरा गिलास खाली कर दिया। दूसरी तरफ मैं धीरे धीरे बाथरूम से बाहर निकला। मैंने मेन डाइनिंग एरिया की तरफ देखा भी नहीं और सीधे प्राइवेट कमरे में चला गया। अंदर मेज पर ठंडी बियर के गिलास पहले से ही भरे रखे थे। मुझे अंदर आते देख टाइलर और बाकी लोगों के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। कैल, तुम तो बाथरूम में बहुत देर तक रहे, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो आ जाओ। चलो हम सब अलग अलग जगहों से यहाँ एक साथ आए हैं, इस बात का जश्न मनाते हैं। चलो अपने अपने ग्लास ऊपर उठाओ। मैंने जरा भी देर नहीं की। बैठते ही मैंने अपने सामने रखा ग्लास उठा लिया और उन तीनों को देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ और राउंड्स के बाद खाना सचमुच बहुत जबरदस्त लगा और तब तक मार्कस का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उसने अपना ग्लास ऊपर उठाया और सबको देखकर मुस्कुराया। पता है, सेरेना हार्पर भी इसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। तुम लोगों का क्या कहना है? क्या हमें बाहर जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करनी चाहिए? आखिरकार मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान वो हमारी ओरिएंटेशन लीडर होगी। मैं जम्स आ गया। सेरेना थोड़ी देर पहले यही थी। लियो ने तुरंत बीच में कहा, तुम तो बाथरूम में थे। सेरेना शायद गलती से गलत कमरे में चली गई थी, इसलिए वो एक पल के लिए हमारे कमरे में आ गई थी। जब मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो और उसकी रूममेट्स अभी भी बाहर ड्रिंक कर रही थी। टाइलर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी देखा था। कहना पड़ेगा, सेरेना सच में कोलंबिया की टॉप ब्यूटी के अपने टाइटल के लायक है। जब वो ड्रिंक कर रही होती है तब भी वो कमाल की लगती है। मैंने थोड़ी सी त्योरियां चढ़ाई। जिस सेरेना को मैं जानता था उसने तो कभी शराब की एक बूंद भी नहीं छुई थी। कुर्सी खिसकने की आवाज के साथ ही मैं तुरंत खड़ा हो गया। टाइलर और बाकी लोग मेरी तरफ देखने लगे। कैल, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। फिर मैंने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं बस एक पल के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग अपनी ड्रिंक जारी रखो। ये कहकर मैंने सबसे पहले प्राइवेट कमरे का दरवाजा खोला और मुख्य हिस्से में बाहर निकल आया। मेरी आंखों ने तेजी से पूरे कमरे का जायजा लिया और सेरेना को ढूंढ निकाला। वह अभी भी एक के बाद एक ग्लास पी रही थी। मेज पर बैठी मिया और उसकी 2 अन्य रूममेट्स चिंता भरी नजरों से सेरेना को देख रही थी। सेरेना, अब बस कर, ड्रिंक करना बंद कर, जरा खुद को तो देख, तू तो पहले ही पूरी तरह से नशे में है। जब सेरेना ने रेस्टोरेंट में घूमना शुरू किया था तब से ही उन सबको लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, जैसे उसने अपनी रूह ही खो दी हो। वो एक के बाद एक ग्लास पीती जा रही थी। शुरू में उन्हें लगा कि शायद उसका मूड खराब है, इसलिए उन्होंने भी उसके साथ कुछ ड्रिंक्स ले ली। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर शराब पी जाएगी। सेरेना की आंखें पहले से ही धुंधली हो चुकी थी। मैं ठीक हूँ, बस ये आखिरी ग्लास खत्म कर लूं, फिर मैं रुक जाऊंगी। ग्लास पकड़ते हुए उसका हाथ कांप रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तभी ठीक उसकी आंखों के सामने अचानक एक चेहरा उभर आया। वही चेहरा जिसके सपने वो दिन रात देखा करती थी। हालांकि वो थोड़ा धुंधला सा दिख रहा था। सेरेना को पूरा यकीन था कि ये कैलाहैन ही है। बस कर, अब और मत पी। मैंने उसके हाथ से ग्लास छीन लिया और एक ही घूंट में उसे खुद ही गटक गया। फिर मैंने बेहद चिंता भरी नजरों से सेरेना की तरफ देखा और बाकी लोगों से पूछा, इसने कितनी पी ली है? मिया ने जमीन पर पड़ी 7-8 खाली बोतलों की तरफ इशारा किया। हमारी लड़की सेरेना ने ये सारी बोतलें अकेले ही पी ली और अब वो पूरी तरह से नशे में धुत है। सेरेना ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गई थी। तभी उसकी आंखों से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली। मैं नशे में नहीं हूँ। कैलाहन, क्या ये तुम हो? तुम आखिरकार वापस आ ही गए। फिर उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट ली। रोते हुए उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अब कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। प्लीज अब फिर कभी मुझे छोड़कर अचानक गायब मत हो जाना, ठीक है? मेरे चेहरे
के हाव भाव उलझन भरे हो गए। मैंने आगे बढ़कर सेरेना के कांपते कंधों पर धीरे से थपकी दी और मिया से पूछा, तुम्हारा डॉम कहाँ है? लाओ, मैं इसे वहां तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। मिया एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई, फिर तुरंत ही जोश में आ गई। हाँ जरूर, वैसे भी हम इसे अकेले उठाकर नहीं ले जा सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेशमैन। मैंने अपना सिर हिलाया। कोई तकलीफ नहीं है यार। फिर मैंने सेरेना की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाह लपेटी, उसे प्रिंसेस स्टाइल में ऊपर उठाया, कुर्सी से उठाकर तेजी से अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे उस बारबेक्यू रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। वापस प्राइवेट रूम में टाइलर और बाकी लोगों ने अपना सिर बाहर निकालकर झांका। मुझे सेरेना को उठाकर ले जाते हुए देखकर वे सब जहां के तहां जम गए। ये सब बहुत अचानक हुआ था। वे तो अभी अभी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सेरेना को कोई ड्रिंक ऑफर करने जाए या नहीं, और यहाँ कैलाहन बस बाहर निकला और उसे सीधे अपनी बाहों में उठाकर ले गया। सेरेना की दो दूसरी रूममेट्स भी उतनी ही हैरान थी, और कॉलेज में अपने साल के दौरान बहुत सारे लड़कों ने सेरेना का पीछा किया था। अमीर वारिस, कैंपस के बाहर के स्टार्टअप फाउंडर्स, लेकिन बिना किसी अपवाद के उसने कैंपस के हर एक लड़के को मना कर दिया था। वो किसी भी लड़के की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। तो ये नया लड़का कहाँ से आ गया? और वो तो बस उस पर पूरी तरह से फिदा हो गई। मिया भी थोड़ी हैरान थी। इन दोनों के बीच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शायद इनके बीच कोई गहरा पुराना रिश्ता रहा हो, लेकिन जहाँ तक उसे पता था सेरेना सिर्फ एक ही लड़के के साथ रही थी, वो बॉयफ्रेंड जिसे उसने 3 साल पहले खो दिया था। क्या ये कैलाहान हो सकता है? ये सोचते ही मिया सिहर उठी। क्या वो सचमुच मौत के मुंह से वापस आ गया था? लेकिन अभी उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वो तेजी से रेस्टोरेंट के काउंटर की तरफ भागी। पैसे चुकाने के बाद उसने अपनी दूसरी दोनों रूममेट्स को अपने पीछे बाहर आने का इशारा किया। सेरेना ने नशे में धुत सी अपनी आंखें खोली और सीधे मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने तुरंत अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। वह मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे कोई गिलहरी पेड़ से चिपकी हो। उसका पूरा शरीर मेरे शरीर से लिपटा हुआ था। जब वह फुसफुसाकर बोली तो उसकी मीठी सांसें मेरे होठों से टकराई। क्या सचमुच तुम ही हो कैलाहन? तुम आखिरकार वापस आ ही गए। मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ठीक है, मैं सच में वादा करती हूँ कि अब मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। एक लड़की की कोमल नाजुक महक में शराब की हल्की सी गंध मिली हुई थी। मेरी बाहों में सेरेना थी जो बेचैनी से करवटें बदल रही थी और उसकी आंखें कहीं और ही टिकी हुई थी। आखिर मैं भी तो एक जवान जोशीला लड़का ही था। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें तुरंत ही मेरी रगों में जोश भर देती थी। मैं अपनी लार निगले बिना नहीं रह सका। अपनी बाहों में सेरेना को बेबसी से नीचे देखते हुए मेरी आंखों में प्यार की एक झलक कौंध गई। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब सेरेना ने मुझे ऐसा कहते सुना तो वह तुरंत ही एक संतुष्ट मुस्कान के साथ मेरे सीने से लिपट गई और एक नटखट बच्चे की तरह कहने लगी, तो तुमने वादा किया है, ठीक है, अब कोई छोड़कर नहीं जाएगा। जो कोई भी फिर से चुपके से चला गया वह पिल्ला कहलाएगा। भौंक भौंक भौंक। मैंने बार बार सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ जो भी अब दोबारा गायब होगा वह पिल्ला बन जाएगा। इस बार सेरेना आखिरकार शांत हो गई। वह मेरी बाहों में आजनाकारी बच्चे की तरह लेटी रही और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। मैंने बगल में चल रही मिया की तरफ देखा। क्या वह अक्सर शराब पीने के बाद ऐसी ही हो जाती है? मिया ने जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं, हालांकि हमारा डॉर्म कभी कभी बाहर जाता है और हम थोड़ी बहुत बियर पीते हैं, लेकिन सेरेना को हमेशा अपनी हद पता होती है। वह इससे पहले कभी इतनी ज्यादा नशे में नहीं हुई। फिर वह हंसे बिना नहीं रह सकी। असल में ये पहली बार है जब हम में से किसी ने सेरेना को नशे में देखा है। किसे पता था कि जो लड़की आमतौर पर इतनी शांत और गंभीर रहती है वह नशे में इतनी छोटी बच्ची जैसी हरकतें करने लगेगी। उसके बगल में चल रही दोनों लड़कियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा, समझ गया। तभी मेरा ध्यान मिया और बाकी लड़कियों के हाथों में ऊपर उठे हुए फोन पर गया। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम लोग वीडियो बना रहे हो? मिया के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और उसने अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। बस इस पल को कैद कर रहे हैं। हम तो बस मजे के लिए उसके नशे की हालत रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल जब उसका नशा उतर जाएगा तो हम उसे यह वीडियो भेज देंगे। इस तरह उसे याद आ जाएगा कि आज रात क्या हुआ था। मैंने अपने होठों के कोनों को हल्का सा सिकोड़ा और बेपरवाही से कहा, ठीक है, बना लो वीडियो, बस ये ध्यान रखना कि मेरा अच्छा वाला एंगल ही आए। मिया और बाकी लड़कियां तुरंत जोर से हंस पड़ी। ठीक है, पक्का। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मिया ने उत्सुकता से मेरी तरफ देखा। अरे मैं लड़के, कहीं तुम वही बॉयफ्रेंड तो नहीं हो जिसके बारे में सेरेना ने बताया था कि उसकी 3 साल पहले मौत हो गई थी? मैंने कुछ सेकंड तक सोचा। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ हो तो हाँ, शायद मैं ही हूँ। मिया और बाकी लड़कियां यह सुनकर एकदम सन्न रह गईं। लेकिन फिर उसने कहा, तुम कहना चाहती हो कि मैं 3 साल से मरा हुआ हो?
है ना। मैंने अपना सिर झुकाकर सेरेना को देखा जो मेरी बाहों में शांति से सो रही थी। मेरे होठों के कोने अपने आप ही हल्के से ऊपर उठ गए। असल में मैं भी सच में जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं 3 साल से मरा हुआ हूँ। कुछ सेकंड रुकने के बाद मेरे चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिया के साथ आगे आगे चल रही थी। मैं सेरेना को गोद में उठाकर उनके हॉस्टल के दरवाजे तक ले गया। तभी मैंने उसे अपनी बाहों से धीरे से नीचे उतारा। मिया और दूसरों की तरफ देखते हुए मैंने कहा, जब वो हॉस्टल में हो तो प्लीज आज रात उसका ध्यान रखना। मिया और बाकी सबने बार बार सिर हिलाया। कोई दिक्कत नहीं। फिर वे सब सेरेना के चारों ओर जमा हो गए, उसे उठने में मदद की और धीरे धीरे लड़कियों के हॉस्टल के अंदर चले गए। जब वे मेरी नजरों से ओझल हो गए तभी मैं लड़कियों के हॉस्टल के दरवाजे से हटा। जब मैं बारबेक्यू रेस्टोरेंट वापस पहुंचा तो टाइलर और बाकी सब अभी भी प्राइवेट कमरे में आराम से बैठे हुए थे। मुझे दरवाजा खोलकर अंदर आते देख वे तीनों तुरंत खड़े हो गए और जजों के पैनल जैसे लग रहे थे। टाइलर ने उत्सुकता से मेरी तरफ देखा। कैल, बताओ क्या बात है, क्या चल रहा है? कॉलेज का पहला ही दिन है और तुमने चुपके से कोलिया की सबसे खूबसूरत लड़की को पटा लिया है। मैंने उनकी तरफ बेबसी से देखा। पटा लिया? तुम इस बारे में बात कर रहे हो? वो और मैं हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। टाइलर ने मुझे घूर कर देखा। कैल, ये मत सोचो कि हम अंधे हैं। अगर तुम सिर्फ नॉर्मल दोस्त हो तो तुम्हें उसे प्रिंसेस कैरी करके हॉस्टल तक ले जाने की क्या जरूरत थी? क्या उसके रूममेट्स सिर्फ सजावट के लिए थे? वैसे भी मैंने सब साफ साफ देखा था। सेरेना सबसे पहले तुम्हारी बाहों में कूद पड़ी। लियो की आंखें चमक उठी। केल, तुम वह बॉयफ्रेंड नहीं हो जिसकी 3 साल पहले मौत हो गई थी। सेरेना ने कहा, क्या तुम दोनों का ब्रेकअप 3 साल पहले हो गया था। तुमने उसका दिल तोड़ दिया था। प्यार नफरत में बदल गया था, इसलिए वो सबको बताती फिर रही थी कि तुम मर चुके हो। मैं तो पूरी तरह से परेशान हो गई थी। मनगढ़ंत बातें बनाना बंद करो। मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। वैसे भी हम डेट भी नहीं कर रहे थे। ये सुनकर मार्कस हंस पड़ा। जहाँ तक मुझे पता है उसने हाई स्कूल में कभी किसी को डेट नहीं किया। तो अब मुझे बात समझ में आई। 3 साल पहले वाला ये मरा हुआ बॉयफ्रेंड सेरेना ने ही गढ़ा था। एक तरह से उसने एक फर्जी एक्स की कहानी बनाई थी। तो क्या मेरा कोई चांस है? टाइलर ने मार्कस को घूरा। यहाँ से निकलो, सपने देखना बंद करो। मैं अपनी तेज सिक्स्थ सेंस छठी इंद्रिय की कसम खाता हूँ। कैल और हमारे कैंपस की सुंदरी सेरेना के बीच पक्का कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। पलक झपकते ही टाइलर और बाकी 2 लोग मुझे गॉसिप भरी नजरों से देखने लगे। मैंने बेबसी से आह भरी। हम कभी साथ नहीं थे और ना ही हमारे बीच कोई खेल कूद चल रहा था। हम तो बस आम क्लासमेट थे। लियो ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हारे मन में उसके लिए जरा भी भावनाएं नहीं है? मैं एक पल के लिए चुप हो गया। है। ठीक उसी समय उत्तर में स्थित एक बड़े एरोस्पेस रिसर्च बेस पर गंभीर शोधकर्ताओं के एक समूह ने कहा, साथियों, इस असफल फ्लाइट टेस्ट के बारे में क्या किसी के पास कोई विचार है? तभी प्रोफेसर लुकास अचानक खड़े हो गए और सबकी तरफ ऊपर देखते हुए बोले, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इस समस्या को सुलझाने में हमारी मदद कर सकता है। वो जिस इंसान की बात कर रहे थे वो था कैलाहन आर ईड। लिथोग्राफी मशीन रिसर्च के मामले में भी उस रिसर्च बेस को पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब वे दिक्कतें कैलाहन के पास पहुंची तो वे सब पलक झपकते ही सुलझ गईं। कम से कम उन शोधकर्ताओं के मन में तो ऐसा ही था जिन्होंने लिथोग्राफी मशीन रिसर्च बेस पर उसके डिजाइन में हिस्सा लिया था। कैलाहन रीड का रुतबा तो लगभग एक किंवदंती लेजेंड जैसा हो गया था। ये सुनकर रॉबर्ट लिन, जो नई पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन के पूरे डिजाइन के इंचार्ज थे, ने तुरंत अपनी नजरें प्रोफेसर लुकास की तरफ घुमा दी। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो आकर इस समस्या को सुलझा सकता है? प्रोफेसर लुकास धीरे से बोले। कैलाहन रीड। वहाँ मौजूद हर कोई हैरान परेशान सा दिखने लगा। ये नाम उनके लिए बिल्कुल ही अनजान था, क्योंकि कैलाहन रीड की मौजूदा पहचान देश के भीतर अत्यंत गोपनीय टॉप सीक्रेट रखी गई थी। उन सबके बीच खड़े रॉबर्ट लिन के चेहरे के हाव भाव में ही बस जरा सा बदलाव आया। उन्होंने प्रोफेसर लुकास की तरफ देखा और, क्या ये वही कैलाहन रीड है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? क्या वो उसी प्रोजेक्ट का चीफ डिजाइनर है जिसमें तुमने नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर हिस्सा लिया था? उसके पास जानकारी तक पहुंचने का तेज जरिया था। और तो और उस समय की बात है जब वे मुझे साइंस इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो के तौर पर नॉमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कैलाहन रीड की उपलब्धियों के बारे में आपस में मीटिंग्स भी की थी। उसे इस बारे में काफी समझ थी। प्रोफेसर लुकास ने पक्के तौर पर सिर हिलाया। हाँ, वही है। रॉबर्ट लिन को थोड़ा शक था। तो क्या तुम उसे यहाँ बुला सकते हो? जहाँ तक मुझे पता है वो लड़का अभी अपना समय बर्बाद कर रहा है। डीसी में कॉलेज जा रहा है। बिल्कुल सही, अपना समय बर्बाद कर रहा है। वैज्ञानिक रिसर्च के मामले में कैलाहन रीड का टैलेंट जबरदस्त था। इंस्टीट्यूट के ये पुराने लोग इस बारे में कुछ न कुछ जानते थे। 3 सालों में वो जमीन से उठकर एक नैनोमीटर लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के मुकाम तक पहुंच गया था और उसने अकेले दम पर अमेरिका की चिप इंडस्ट्री को दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। ऐसे रिसर्च
टैलेंट को देखते हुए वे बस यही चाहते थे कि इस लड़के को दिन के 24 घंटे रिसर्च बेस में ही बंद रखा जाए। प्रोफेसर लुकास ने सिर हिलाया। मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। रॉबर्ट लिन ने कुछ सेकंड तक सोचा। उसकी आंखों में धीरे धीरे उम्मीद की किरण जागी और आखिर में उसने सिर हिला दिया। ठीक है, तो फिर कल सुबह सवेरे ही जाकर कोशिश करो। मैं अपने डॉर्म में कपड़े पैक कर रहा था और साथ ही फोन पर प्रोफेसर लुकास से बात भी कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में सबसे पहली फ्लाइट बुक कर लूंगा। आज रात तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने फोन काट दिया। टाइलर अभी अभी बिस्तर पर उठकर बैठा था। वो नींद में था, अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजा रहा था और ऊपर मेरी तरफ देख रहा था, जहां मैं अपना सामान पैक कर रहा था। उसने हैरानी से पूछा, कैल, तुम इतनी सुबह सवेरे सामान क्यों पैक कर रहे हो? मैंने सीधे सीधे जवाब दिया, घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे वापस जाना होगा। 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन के डिजाइन और रिसर्च का काम है। ये ऐसा काम नहीं था जिसमें मुझे शुरू में हिस्सा लेना था, लेकिन मैं यह भी समझता था कि एक बार जब आप वैज्ञानिक रिसर्च के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं तो फिर आप सिर्फ अपने नहीं रह जाते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए किसी न किसी को आगे आना ही पड़ता है। टाइलर की नींद तुरंत पूरी तरह से खुल गई। वापस जा रहे हो या कहीं तुम अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग तो नहीं छोड़ रहे हो? मैंने आवाज उठाई। मुझे स्कूल से पहले ही इजाजत मिल चुकी थी। टाइलर ने सिर हिलाया। उसे बात आधी अधूरी समझ आई थी। तुम कितने समय के लिए जा रहे हो? अगर काम जल्दी हो गया तो 1 हफ्ते के लिए, अगर नहीं तो शायद तब तक, जब तक तुम लोग अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी ना कर लो। टाइलर अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। तुम जानबूझकर मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? और इतनी अचानक से जा रहे हो? क्या तुमने सेरेना को अलविदा कह दिया? मेरे हाथ तुरंत सामान पैक करना बंद कर चुके थे। दूसरी तरफ लड़कियों के हॉस्टल में सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और हॉस्टल के कमरे के फर्श पर फैल रही थी। सेरेना ने अपने दर्द करते माथे को मला, आलस में अंगड़ाई ली और मिया से पूछा, जो उसके बगल में पहले से ही जागी हुई थी। मिया, अभी क्या समय हुआ है? मिया मुस्कुराई। 7 बजे है, अभी भी काफी सुबह है, वापस सोने का मन नहीं कर रहा। सेरेना तेजी से बिस्तर से नीचे उतरी और अपनी आंखें मलने लगी। क्या कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी? मुझे धुंधला सा याद आ रहा है कि मैंने किसी को गले लगाया था। ये सुनकर मिया हंस पड़ी। हाँ, तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। उसने अपना फोन निकाला, कल रात का वीडियो खोला। अच्छा, क्या तुम्हें याद दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूं? सेरेना ने बेबसी से आह भरी। तुमने इसका वीडियो भी बना लिया? मिया ने फोन सेरेना के चेहरे के पास किया। खुद ही देख लो, वो लड़का जिसने तुम्हें गोद में उठाया था, क्या तुम्हें वो याद है? सेरेना ने तेजी से फोन अपने हाथ में ले लिया। स्क्रीन पर वो तस्वीर देखते ही उसका पूरा शरीर वहीं का वहीं जम गया। वीडियो में वो दृश्य चल रहा था जिसमें कैलाहन उसे गोद में उठाकर वापस कैंपस ला रहा था। उसमें वो बात भी रिकॉर्ड हो गई थी जो मैंने उस समय कही थी। हाँ, वीडियो बना लो, बस ये पक्का कर लेना कि मेरा अच्छा वाला एंगल ही आए। उसी पल सारी यादें एक साथ उमड़ पड़ी, एक एक करके। सेरेना की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे, मानो उसे डर हो कि मैं कहीं गायब न हो जाऊं। वीडियो देखने के बाद सेरेना हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे उतरी और बड़ी बड़ी आंखों से मिया को घूरने लगी। मिया, तुम कैलाहन को कैसे जानती हो? वो अभी कहाँ है? मिया ने जवाब दिया, वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कल रात जब तुमने ज्यादा पी ली थी तब वहाँ आया था, फिर तुम उसके ऊपर गिर पड़ी और वो तुम्हें गोद में उठाकर यहाँ वापस ले आया। मिया ने और कुरेदते हुए पूछा, वो वही बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना जिसकी 3 साल पहले मौत हो गई थी और जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? सेरेना के पास मिया के सवाल का जवाब देने का समय नहीं था। उसने तेजी से अपने कपड़े बदले और हॉस्टल से बाहर की ओर भाग निकली। मिया ने बेबसी से उसे आवाज दी, अरे तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? क्या तुम्हें यह भी पता है कि उसका डॉर्म कहाँ है? सेरेना ने दौड़ते हुए पीछे से चिल्लाकर जवाब दिया, मुझे नए स्टूडेंट्स के कमरों की लिस्ट भेज दो। लड़कों के डॉर्मेट्री के दरवाजे पर ज्यादा लोग गुजर नहीं रहे थे। मैं डॉर्म के सामने वाले रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था और डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने का सोच रहा था। अचानक सेरेना की थोड़ी कांपती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, कैलाहन। मैंने अचानक ऊपर देखा। सेरेना के चेहरे से आंसू सूख चुके थे और वह बस वहीं खड़ी होकर मुझे शांति से देख रही थी। पूरे 3 साल बीत चुके थे और कैलाहन की शक्ल सूरत में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, लेकिन वह काफी लंबा हो गया था। उसकी आंखों से बचपन की मासूमियत चली गई थी और उसकी जगह एक तरह की समझदारी और ठहराव आ गया था। हालांकि उसका अंदाज वही था, अब भी उतना ही सौम्य। भले ही उसने मुझे वीडियो में एक बार पहले ही देख लिया था, अब जब वे आधिकारिक तौर पर आमने सामने थे, उस पल सेरेना को लगा जैसे उसकी धड़कनें थम सी जाएंगी। उनके बीच एक जानलेवा सन्नाटा छा गया। न उसने पहले कुछ कहा न मैंने, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले जब उसने गुस्से में मुझसे कहा था, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। बस फर्क इतना था कि उस समय यह बात उसने ज्यादातर नफरत या चिढ़ में कही थी।
थी, लेकिन अब उसके मन में ज्यादा जिज्ञासा, उलझन और गुस्सा था। वह मुझसे पूछना चाहती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस समय मैं बिना कुछ कहे ही चला गया था। भले ही हम कभी औपचारिक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं रहे थे, क्या दोस्तों को कम से कम एक दूसरे को अलविदा तो नहीं कहना चाहिए? मैं भी अपनी जगह पर जम सा गया और काफी देर तक सेरेना को घूरता रहा। वह आज भी वैसी ही थी जैसी 3 साल पहले थी। उसके रूप रंग में शायद ही कोई बदलाव आया था। वह आज भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही जवान और उतनी ही दमकती हुई थी। दरअसल जब मैंने वो रिसर्च बेस छोड़ा था, तभी मैंने मन ही मन सोच लिया था कि जब मैं सेरेना से दोबारा मिलूंगा तो बातचीत की शुरुआत कैसे करूंगा। अब तुम 18 साल की हो गई हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पिछले कुछ सालों में सब ठीक ठाक तो रहा ना? बधाई हो, आखिरकार तुम्हें कोलंबिया में दाखिला मिल ही गया। लेकिन अब मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि मैं सेरेना का सामना कैसे करूं। 3 साल पहले मुझे एक सुपर सभ्यता, अति विकसित सभ्यता से एक विरासत मिली थी, अनंत ज्ञान भंडार, इटर्नल नॉलेज रिपोजिटरी। मेरी मौजूदा समझ के हिसाब से भी मैं उस अनंत ज्ञान भंडार की अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन वो मेरे मस्तिष्क की गहराइयों में मौजूद था। और ठीक उसी अनंत ज्ञान भंडार की सामग्री का अध्ययन करके मैं आखिरकार 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी तकनीक विकसित करने में कामयाब हो पाया था। और ये तो उस अनंत ज्ञान भंडार में मौजूद सबसे बुनियादी तकनीक थी, ठीक इसी 1 नैनोमीटर की सटीकता वाली लिथोग्राफी तकनीक की वजह से। और ये सोचकर कि चलो एक बार आजमा कर देखते हैं, मैंने ये तकनीक अपने देश को सौंप दी थी। इसीलिए 3 साल पहले मैं बिना अलविदा कहे ही चला गया था। सेरेना और मैं, हम दोनों कई दर्जन सेकंड तक एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे और बस उन कुछ दर्जन सेकंडों में ही हाई स्कूल के दिनों में साथ बिताया गया हर पल जैसे कि किसी सवाल को हल करने के लिए बोर्ड पर एक साथ बुलाया जाना, हम दोनों की आंखों के सामने एक बार फिर से कौंध गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए नीचे खड़े क्लासमेट्स का एक दूसरे को दिया गया हौसला, क्लास के दौरान चोरी छिपे खाए गए स्नैक्स और वो ढलता सूरज जिसने शाम की लालिमा से आसमान को रंग दिया था, ये सब उनकी जवानी की यादें थी। एक दूसरे की यादें उनके दिलों में गहरी उतर चुकी थी। बस अफसोस इस बात का था कि बास्केटबॉल खेलने के बाद जब मेरे हाथ पसीने से भीगे होते थे तब उसने कभी मेरा हाथ नहीं थामा, और जब हवा से उसके लंबे बाल बिखर जाते थे तब मैंने कभी उन्हें प्यार से संवारा नहीं था। अब मैं वहाँ काफी देर तक हिचकिचाता रहा और फिर आखिरकार नजरें ऊपर उठाकर पूछा, मैंने सुना है कि तुम सबसे कह रही हो कि मैं मर चुका हूँ। सेरेना की पलकें तेजी से झपकी और उसकी आंखें फिर से भर आईं, मानो हजारों शब्द उसके गले में ही अटक गए हो। उसने अपने दांत भींचे और लगभग चीखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा कैलाहन, क्या तुम्हें तो मर जाना चाहिए था? अब तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? पूरे 3 साल तक उसे सच में यही लगता रहा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब मैं अचानक उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ था। मेरी आवाज अचानक कांप उठी। मैं उसे सब कुछ समझाना चाहता था, बेहद शिद्दत से, पिछले 3 सालों में जो कुछ भी हुआ था, कि मैंने क्यों छोड़ा और मैं क्या कर रहा था। लेकिन अपनी मौजूदा पहचान को देखते हुए मैं इनमें से कुछ भी जाहिर नहीं कर सकता था। मेरे दिल में जो अनगिनत सफाइयां थीं, वे सब मैंने अपने अंदर ही दबा ली। पिछले 3 सालों में मैंने जो कुछ किया था उसकी बारीक से बारीक जानकारी, यहाँ तक कि मेरे सबसे करीबी लोग थे उसके बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते थे। यहाँ तक कि मैंने जो योगदान दिए थे उन्हें भी सिर्फ मेरी मौत के बाद ही सार्वजनिक किया जा सकता था। आखिर में मैं बस धीरे से इतना ही कह पाया, खैर बहुत लंबा समय बीत गया है। ये सुनते ही सेरेना के चेहरे के हाव भाव तुरंत ही एकदम ठंडे पड़ गए। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, मैं तुम्हें ढूंढने बस ये पक्का करने आई थी कि तुम मर गए हो या नहीं। अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम जिंदा हो तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर सेरेना जाने के लिए मुड़ी। सेरेना, मैंने उसे रोकने के लिए आवाज दी। सेरेना मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। क्या बात है? मैंने शांति से कहा, मैं बस तुम्हें उस पुराने वादे के बारे में बताना चाहता था। मैंने वो वादा नहीं तोड़ा। सेरेना ठंडी हंसी हंसी। वो पुराना वादा? उसने मेरी तरफ देखा, अपनी नाराजगी को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए। कैलाहन, हम एक दूसरे के क्या लगते हैं? तुम खुद को समझते क्या हो? जब मन चाहा चले गए, जब मन चाहा आ गए। 3 साल तक मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज भेजे पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, तुम बस हवा में गायब हो गए। क्या तुम्हें लगा कि ये बहुत कूल था? क्या तुम्हें इससे अच्छा लगा ये सोचकर कि तुम मुझे जिंदगी भर अपनी याद दिलाते रहोगे? क्या तुम्हें गायब नहीं हो जाना चाहिए था? अगर तुम पहले ही गायब हो चुके थे तो फिर दोबारा आने की क्या जरूरत थी? ये आखिरी बात सेरेना ने लगभग चीखते हुए कही, मानो वो पिछले 3 सालों का सारा दर्द, सारी शिकायतें और अपनी सारी कुंठाएं बाहर निकालना चाहती हो। शुरू में उसे सच में अब भी उम्मीद थी कि शायद मैं बस उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ, गर्मियों की छुट्टियों के लिए अचानक गायब हो गया हूँ। उस समय उसने सोचा था कि जब उसे कैलाहन मिलेगा तो वो उसे जरूर खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन आखिरकार उसने उम्मीद छोड़ दी थी। मेरी तरफ से 3 साल की पूरी चुप्पी के बाद उसे धीरे धीरे लगने लगा था कि वो उन सारी बातों को भूलने लगी है जो 3 साल पहले हमारे बीच
स्पीच हुई थी, लेकिन अब मैं अचानक फिर से सामने आ गया था। उसकी बातों ने मुझे निशब्द कर दिया। मैं भला क्या कह सकता था? एक इज्जतदार आदमी जिसने खुद को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया हो, वह खुद को किसी और के लिए समर्पित नहीं कर सकता। आखिर में मैं बस बेबसी से आह भर सका। मुझे माफ कर दो, मुझे उस समय बिना अलविदा कहे नहीं जाना चाहिए था। मैं बहुत जल्दबाजी में चला गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूं। जिस रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने हिस्सा लिया था वो एक राष्ट्रीय राज था। यहाँ तक कि मेरे अपने माता पिता को भी बस इतना पता था कि सरकार ने मुझे अपने देश की सेवा के लिए खास तौर पर चुना है। मुझे कोई पछतावा नहीं था, लेकिन सेरेना के मामले में मुझे अपराध बोध महसूस हो रहा था। सेरेना ने अपने दांत खींचे। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम एक दूसरे के क्या लगते हैं? अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो। तुम जो भी करो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सेरेना की तरफ माफी भरे अंदाज में देखा। मुझे जाना होगा।